एरोड्रेक स्लिप स्ट्रीम डाइव अटैक का इस्तेमाल तो करता है, पर टेराक्रिस्ट की एबिलिटी क्रिस्टल आर्मर के चलते इस अटैक का डैमेज डबल होकर एरोड्रेक के ऊपर ही लग जाता है, जिससे एरोड्रेक को हैवी डैमेज पड़ता है। बट अब अच्छी बात यह थी कि टेराक्रिस्ट का आर्मर टूट चुका था, जो कि उसका सबसे ज़्यादा बड़ा स्ट्रेंथ है। वो सिर्फ शुरुआत में ही ज़्यादा डैमेज दे पाता है। कैनरी कहती है टेराक्रिस्ट अभी इस्तेमाल करो टेक्टोनिक मिरर का। टेराक्रिस्ट अपने पैर को उठाता है और उसको काफ़ी ज़ोर से दोबारा ज़मीन पर रखता है, जिससे पूरी ज़मीन हिल जाती है। पर एरोड्रेक को अच्छी तरीके से पता था कि उसको यहाँ पर क्या करना है। वो बस उड़ जाता है, जिससे वो इस अटैक को डॉज करने में सफल हो जाता है। कैनरी कहती है वाह तुम्हारा एरोड्रेक तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पर शायद वो इस अटैक को नहीं सह पाएगा। अभी इस्तेमाल करो स्टील प्रिज्म का। वहीं पर इसके काउंटर में ऐश अपने एरोड्रेक को स्काई सॉवरेन अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है। दोनों ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक थे। एरोड्रेक का अटैक फिजिकल था, वहीं पर टेराक्रिस्ट का अटैक स्पेशल था, जिसके चलते टेराक्रिस्ट का अटैक एरोड्रेक के ऊपर लग जाता है। पर एरोड्रेक अपना अटैक नहीं रोकता है, वो कंटिन्यूसली उस अटैक को चीरते हुए आगे बढ़ते रहता है। मिस्टी कहती है पर डेफिनेटली एरोड्रेक को डैमेज पड़ रहा होगा। ओल्ड मैन कहते हैं इसमें कोई भी शक नहीं है, ऐश को एनालाइज करना होगा कि क्या इतना डैमेज लेना सही है उसके एरोड्रेक के लिए, एंड क्या अगर वो अटैक कर देता है तो वो टेराक्रिस्ट को इससे ज़्यादा या फिर इसके बराबर डैमेज दे भी पाएगा। वेल एरोड्रेक लगातार वीक होते जा रहा था, बट फाइनली वो टेराक्रिस्ट के काफ़ी पास पहुंच जाता है, जिससे टेराक्रिस्ट की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। एंड फाइनली वो स्काई सॉवरेन अटैक का इस्तेमाल कर देता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है और चारों तरफ स्मोक फैल जाता है। ऐश काफ़ी सीरियस रिएक्शन के साथ खड़ा होता है। वहीं पर दूसरी तरफ कैनरी एरोड्रेक की पावर देखकर शॉक्ड होती है, बट क्या ऐश ने यहाँ पर बेवकूफ़ी कर दी थी एरोड्रेक को डायरेक्टली टेराक्रिस्ट के साथ क्लैश करवाकर, क्योंकि टेराक्रिस्ट फिजिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। वहीं पर एरोड्रेक स्पेशल अटैक ज़्यादा अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। धीरे धीरे पूरा स्मोक हट जाता है और हमें देखने को मिलता है कि टेराक्रिस्ट ज़मीन पर गिरा हुआ है। दूसरी तरफ ऐश का एरोड्रेक भी ज़मीन पर गिरा हुआ था। दोनों पोकेमॉन्स कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। ऐश कहता है एरोड्रेक, वहीं पर कैनरी चिल्लाती है टेराक्रिस्ट ऐसा नहीं हो सकता। रेफरी दोनों पोकेमॉन्स को चेक करता है और कहता है कि एरोड्रेक और टेराक्रिस्ट दोनों ही आगे फाइट करने के काबिल नहीं है। इस फाइट का रिजल्ट टाई है, यानी कि कैनरी की अब 3 पोकेमॉन्स या फिर आधी टीम हार चुकी है। वहीं पर ऐश का सेकंड पोकेमॉन हारा है, उसके पास अभी भी लीड है और एरोड्रेक ने ऐश को एक काफ़ी बड़ा एडवांटेज दे दिया है इस फाइट को टाई करवाकर। वेल ओमनी बैटल नेक्सस के सारे पोकेमॉन फैन शॉक्ड होते हैं। यहाँ पर उनको गारंटीड था कि एरोड्रेक हारने वाला है, क्योंकि उसने हद से ज़्यादा डैमेज ले लिया था। बट उन्होंने ये नहीं सोचा था कि टेराक्रिस्ट भी हार जाएगा, और ये वैलिड भी था, क्योंकि पूरे फाइट में एरोड्रेक ने उसको ज़्यादा डैमेज नहीं दिया था, बट कुछ अटैक का इस्तेमाल करके एरोड्रेक ने उसको भी हरा दिया। कैनरी काफ़ी डिसअपॉइंटेड होती है और अपने टेराक्रिस्ट को पोकेबॉल के अंदर वापस लेती है। दूसरी तरफ से ऐश भी अपने एरोड्रेक को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और कहता है मैंने तुमसे जितनी उम्मीद की थी तुमने वैसा ही परफॉर्म किया है, मुझे तुम पर गर्व है। कैनरी कहती है कि ऐश तुमने ठीक ठाक लीड ले ली है, बट अब मैं पीछे नहीं हटने वाली। कैनरी अपने चौथे पोकेबॉल को टॉस कर देती है, जिसमें से बाहर आता है एरोफ्लक्स पोकेमॉन, एक और लेजेंडरी पोकेमॉन जिसकी टाइपिंग बिल्कुल सेम थी एरोड्रेक से। ये एक फ्लाइंग और ड्रैगन टाइप का पोकेमॉन था। इवन इसकी डिज़ाइन भी काफ़ी हद तक सिमिलर लग रही थी एरोड्रेक से। इसको देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, मानो कि दोनों ट्रेनर्स के पास एक ही सेम पोकेमॉन मौजूद हो। ऐश कहता है वाह ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर इसको हराने का मेरे पास एक काफ़ी आसान तरीका है। ऐश अपने तीसरे पोकेबॉल को टॉस कर देता है, जिसमें से बाहर आता है साइकिक टाइप पोकेमॉन लुनारा। ये एक नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन था, बट इसके पास ऐसी पावर थी जिससे इसने अपने जर्नी में अच्छे पोकेमॉन्स को डिफीट कर रखा है। और कैनरी भी इस पोकेमॉन के बारे में जानती थी, पर क्या उसके पास कोई ऑप्शन था? शायद नहीं। कैनरी ने पूरी रिसर्च करी थी लुनारा पर, एंड वो अपनी सारी रिसर्च का इस्तेमाल करती है। एंड में एरोफ्लक्स डिफीट कर देता है लुनारा को, पर तभी लुनारा की एबिलिटी ट्रिगर हो जाती है और बदले में एरोफ्लक्स भी हार जाता है, यानी कि कैनरी लुनारा की एबिलिटी के सामने कुछ भी नहीं कर पाई थी। ऐश ने पूरे स्टेडियम को शांत कर दिया था। एट्रो पोकेमॉन वर्ल्ड ने ओमनी बैटल नेक्सस के ऊपर कब्जा कर लिया था और काउंटर में वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। अब कैनरी के 4 पोकेमॉन्स हार चुके थे, यानी कि उसके पास 2 पोकेमॉन्स बचते हैं। वहीं पर ऐश के पास अभी भी 3 पोकेमॉन्स बाकी थे और वो काफ़ी अच्छी कंडीशन में था कैनरी के मुकाबले। लुनारा को पोकेबॉल के अंदर वापस लेने के बाद ऐश काफ़ी टाइम से एक ही जगह पर देख रहा होता है। मिस्टी कहती है कि ओल्ड मैन ऐश ये क्या कर रहा है? ओल्ड मैन कहते हैं शायद ऐश कुछ सीरियस सोच रहा है, हो सकता है कि उसने अपने स्ट्रेटजी में कुछ चेंज किया हो या फिर उसने कुछ यहाँ पर आकर रियलाइज़ किया हो। सहीना बोलती है ये पॉसिबल हो सकता है। वेल ऐश सोच रहा था कि क्या उसको एवन थ्रियन को इस्तेमाल करना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि शायद ये फाइट ऐश एवन थ्रियन के बगैर भी जीत सकता है और वो एक और मैच के लिए उसको सीक्रेट रख सकता है। वेल अब ये डिसीजन पूरी तरह से ऐश के ऊपर था। कमेंटेटर कहता है लुनारा इस पूरे टूर्नामेंट में ऐश का वन ऑफ द बेस्ट पोकेमॉन साबित हो रहा है। हाँ वो पावर वाइज तो उतना अच्छा नहीं है, पर अपने एबिलिटी के चलते वो बैटल पर एक काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट छोड़ रहा है। कैनरी काफ़ी निराश दिख रही होती है और वो अपने 5वें पोकेबॉल को बाहर निकाल कर कहती है ये मेरा सेकंड लास्ट पोकेमॉन है।
ये पावर से ज़्यादा स्ट्रैटेजी पर डिपेंड करता है। वहीं पर ऐश भी अपने चौथे और पांचवें पोकेबॉल को एक साथ बाहर निकालता है एंड सभी लोग अच्छी तरीके से समझ जाते हैं कि अब क्या होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि आपके स्क्रीन पर जो ये पोकेमॉन है उसका नाम गेस करो। दोनों ही पोकेमॉन ट्रेस एक साथ अपने अपने पोकेबॉल को टॉस कर देते हैं। कैनरी के पोकेबॉल से बाहर आता है टॉक्सीप्रिज्म। ये एक साइकिक और पॉइजन टाइप का मिथिकल पोकेमॉन था। जैसे ही वो बैटलफील्ड पर कदम रखता है पूरी की पूरी बैटलफील्ड पर्पल कलर में कन्वर्ट हो जाती है, मानो कि पूरे बैटलफील्ड पर किसी ने जहर फैला दिया हो। वहीं पर दूसरी तरफ जैसे कि सबने एक्सपेक्ट किया था, ऐश के पोकेबॉल से एक साथ बाहर आते हैं आर्सियस और ड्रैकोनोस। बाहर आते ही ये दोनों पोकेमॉन जमीन पर अपने कदम रख लेते हैं और ये काफी बड़ी गलती साबित होती है क्योंकि बैटलफील्ड से कांटेक्ट बनाते ही दोनों पोकेमॉन्स काफी बुरी तरीके से पॉइजन्ड हो चुके थे और आते ही उनको हैवी डैमेज पड़ा था। कैनरी कहती है वेनम ग्लो, ये एबिलिटी है टॉक्सीप्रिज्म की। इस एबिलिटी के एक्टिवेट होने के बाद अगर अपोनेंट पोकेमॉन जमीन पर टच भी करता है तो उसके फुल एचपी का 25% कम हो जाएगा, यानी कि अब तुम्हारे दोनों पोकेमॉन्स की ऑलरेडी 75% एचपी ही बची है। और हाँ, ये परसेंटेज बचे हुए हेल्थ के हिसाब से नहीं कैलकुलेट होती बल्कि फुल हेल्थ के हिसाब से कैलकुलेट होती है। यानी कि अगर किसी पोकेमॉन ने 4 बार जमीन पर फेंक दिया तो वो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा। वेल, ये एक बहुत डेंजरस एबिलिटी थी जिसके चलते ऐश अपने आर्सियस और ड्रैकोनोस को फ्लोट करने के लिए कहता है एंड फिर वो अपने एक बैंड का इस्तेमाल करके दोनों पोकेमॉन्स के ऊपर इस्तेमाल कर देता है फ्यूजन फेनोमेना का। दोनों पोकेमॉन्स ग्लो करना स्टार्ट कर देते हैं और उनकी बॉडी मर्ज हो जाती है जिससे वो कन्वर्ट हो जाते हैं आर्कुनोस में। कमेंटेटर कहता है फाइनली जिसके ऐश के फैंस को इंतजार था वो पल आ गया है। ऐश ने अपने फर्स्ट और आखिरी फेनोमेना का इस्तेमाल कर लिया है जो कि फ्यूजन फेनोमेना है और अब आपको आर्कुनोस बैटलफील्ड पर फाइट करते हुए देखने को मिलेगा। अभी तक ये ऐश के लिए काफी स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव पोकेमॉन साबित हुआ है, बट क्या वो कैनरी के सामने इस फाइट को एंड कर सकता है कैनरी के बाकी 2 पोकेमॉन्स को डिफीट करके? क्योंकि ऐश नहीं चाहेगा कि उसको अपना आखिरी पोकेमॉन निकालने की जरूरत भी पड़े क्योंकि फिलहाल के लिए वो काफी अच्छे पोजीशन पर खड़ा हुआ है। फाइट शुरू हो जाती है। कैनरी अपने टॉक्सीप्रिज्म को टॉक्सिक मैट्रिक्स अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहती है जिससे आर्कुनोस एक पॉइजन के डब्बे में कैद हो जाते हैं और उनको डैमेज पड़ना स्टार्ट हो जाता है। ऐश काफी घबरा जाता है। कैनरी कहती है मैंने कहा था ना, ये पोकेमॉन ज्यादा स्ट्रेटजी पर डिपेंड करता है, ये तुम्हें खुद ही डायरेक्ट अटैक करके ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचाने वाला है। ऐश कहता है ठीक है आर्कुनोस, अभी इस्तेमाल करो एस्ट्रल रेंड का। ये एक ड्रैगन टाइप अटैक था। आर्कुनोस इस अटैक का इस्तेमाल कर देता है जिससे उसके अराउंड जो बॉक्स बना हुआ था पॉइजन का वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और एस्ट्रल रेंड अटैक डायरेक्टली जाकर लगता है टॉक्सीप्रिज्म पर जिससे एक छोटा सा एक्सप्लोजन होता है और जब धुआं हटता है तो देखने को मिलता है कि टॉक्सीप्रिज्म को मामूली चोट आई थी।